Hello students, welcome our applied physics section for your target exam। अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स का मॉड्यूल 1 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है और मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने बेसिक जो फिजिक्स की चीज़ें हैं कि मैं कहूँ कि वो वाला यूनिट का जो टाइटल था वो था यूनिट्स मेजरमेंट एंड वेक्टर, फर्स्ट मॉड्यूल का टाइटल। तो वो मॉड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी सी चीज़ अगर मैं बताऊं कि अब मॉड्यूल 2 से आपका एक्चुअल में फ़िज़िक्स स्टार्ट होगा। अभी तक फ़िज़िक्स आपने नहीं पढ़ा है, वो जितनी चीज़ें आप मॉड्यूल 1 तक पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बेसिक हैं, उसको फ़िज़िक्स नहीं बोलते हैं। उसका यूज़ आप केमिस्ट्री में भी करोगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आप पढ़े हैं। तो चूँकि इंजीनियर हैं आप, तो इंस्ट्रूमेंट से आप फेमिलियर हैं, तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनसे हम जब जनरली उनसे फीडबैक लेते हैं, बात करते हैं, तो रादर देन जो सीक्वेंसली सारे सब्जेक्ट्स हैं उस पे फीडबैक अभी तक मॉड्यूल 1 के ड्यूरिंग सेशन में जब आपसे लिया गया है तो उनका कहना है कि सारा चीज़ ठीक है। केमिस्ट्री उनको थोड़ा सा बल्कि लग रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री से आपका नाता बहुत दिनों से टूट गया है, इसलिए आपको उसके साथ टर्म्स बैठाने में थोड़ा सा समय लगेगा। एक आध मॉड्यूल आप स्ट्रगल ज़रूर करोगे क्योंकि बहुत साल का आपने उसके बीच में पॉज ले आए हैं, तो फिर से उसको रिज्यूम होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। फिर दूसरी चीज़ कि अब अभी तक जिन बैचेस में मॉड्यूल 1 कंप्लीट हुए हैं फिजिक्स के, उन लोगों को फिजिक्स से कोई शिकायत नहीं थी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब आपको फिजिक्स से भी शिकायत होगी, है ना, क्योंकि अब से फिजिक्स शुरू होगा और ये ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर जो कि आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है ना, क्योंकि जो रियलिटी है उसको हम शुरू से एक्सेप्ट करके चलें तो हमारे लिए बाद में दुखी होने से अच्छा है कि अभी से उस चीज़ को रियलिटी पता रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करोगे। ठीक, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है फिजिक्स जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि चेंज कर सकता है। इसके क्वेश्चंस बहुत तरीके से बदल सकते हैं। तो सिलेबस हमारे पास एक हथियार है, पीएससी ने हमको इसका एक सिलेबस दिया हुआ है और बाय प्रोफेशनली मैं एक फिजिसिस्ट ही हूँ जो आपके लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लीड कर रहा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बल्कि ना बने, क्योंकि इस एग्ज़ाम के सिलेबस में सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन या इस लेंथ वाइज आप बोलेंगे तो वो फिजिक्स का ही है। ठीक, मैथमेटिक्स आपका बहुत छोटा सिलेबस है और चूँकि आप सभी इंजीनियर हैं इसलिए उसके साथ तुरंत आप अपना टर्म बैठा लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी कंसेप्ट बहुत दिनों से छूटा हो। बाकी ईडी भी आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। अब जो फिजिक्स शुरू होगा, हो सकता है ये जो सेकंड मॉड्यूल बहुत बड़ा है, आपको इसके साथ टर्म बैठाने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आप ज़रूर फील करेंगे, लेकिन बिलीव करिए इसको ट्रेडिशनली तरीके से अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट बैठाना ही इसका हल है। इसका कोई भी आप जोड़ तोड़ नहीं निकाल सकते। इजी चीज़ों से जो ऑब्जेक्टिव्स अगर पीएससी ने बना दिए तो वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट पेपर होगा। ठीक, कि इजी बेसिक चीज़ों से उन्होंने अगर किए तो हमको उसी फ्लो को लेते हुए इस फिजिक्स को लेना है। 5 मॉड्यूल जो हमने सब्जेक्ट के डिवाइड किए हुए हैं, तो उसमें से पहला मॉड्यूल ठीक ठाक था, छोटा है। सेकेंड मॉड्यूल बड़ा रहेगा, मतलब इसमें आप बहुत सारी फिजिक्स की चीज़ें सीखने वाले हैं। उसके बाद थर्ड मॉड्यूल छोटा है, फिफ्थ मॉड्यूल छोटा है, फोर्थ मॉड्यूल थोड़ा बड़ा रहेगा। लेकिन ये वाला मॉड्यूल जो सेकंड मॉड्यूल हमने आपके सिलेबस को तोड़ा है, जिसका टाइटल हमने दिया है कि फोर्स, मोशन, ग्रेविटेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें पीरियोडिक मोशन भी आ जाता है ना। इस मोशन जहाँ पे हमने लिख दिया है वो पीरियोडिक मोशन भी यहाँ पे आ जाता है। तो फोर्स, मोशन, पीरियोडिक मोशन, ग्रेविटेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर करके एक मॉड्यूल हमने डिज़ाइन किया है। ये अच्छा हैवी मॉड्यूल है और बहुत सारे फिजिक्स की चीज़ें अब आपके इस स्टडी में चालू होंगी। ठीक, तो जैसे आपको केमिस्ट्री थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था स्टार्टिंग में, एक मॉड्यूल में हो सकता है फिजिक्स भी आपको लगे, तो डोंट वरी, उसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ये चीज़ें काफ़ी ईजिली यहाँ पे आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से आप बना पाएँ। सिलेबस ठीक ठाक है लेकिन टॉपिक्स की भरमार है, पीएससी ने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं। अभी मैंने यहाँ पर आपके लिए आपके मॉड्यूल अप्लाइड फिजिक्स में मॉड्यूल 2 का जो सिलेबस है उसे लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। ये पूरा मॉड्यूल जो मॉड्यूल टाइटल दिए हैं उसका पूरा सिलेबस नहीं लिखा है, क्योंकि उतना हमारे पास पोर्शन नहीं है, ये बड़ा मॉड्यूल है अपने आप में। तो हम पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे, पीएससी ने जो हमें दिया है उसको,
और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन स्टडी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पीएससी के द्वारा प्रोवाइड किए गए सिलेबस से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है। ठीक, तो इस चीज़ को याद करते हुए इसको अपन स्टार्ट करेंगे। ओके ना। ठीक है, तो अब वर्ड टू वर्ड मैं सिलेबस पे के ऊपर आता हूँ कि सिलेबस अगर आपको नहीं पता है और चीज़ें आप थोड़ा सा पहले से कितने पानी में हैं हम उस चीज़ को पहले से हम अंदाज़ा लगा लें। मैं हर टॉपिक को हर स्टूडेंट के लिए जीरो से टीच कर रहा हूँ भाई। हाँ, मैं ये चीज़ नहीं होप करता कि आप ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, आपको कितना फिजिक्स आता है, किसी को कितना मैथमेटिक्स आता है। मैंने हर किसी के लिए जीरो से स्टार्ट किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको फिजिक्स अभी तक कुछ नहीं है या कुछ भी नहीं है तो चिंता मत करिए। यहाँ की जो स्टडी होगी, कोशिश में पूरी है कि आपका ये कोर्स जितने कम से कम क्लासेस में कंप्लीट हो सके, क्योंकि ये बल्कि सिलेबस है बहुत। तो उतने कम से कम अगर आप एवरेज अगर 35 से 40 क्लासेस भी बनती हैं इसका, इतना अगर आप कर लेंगे तो अच्छा खासा आपके अंदर कंसेप्ट बिल्टअप हो जाएगा, तब आप ऑब्जेक्टिव हिट कर पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15 क्वेश्चन के नंबर हम फिजिक्स के सेक्शन से उठा लें और 20 तक अगर आप पे टैलेंट है तो आप अटेम्प्ट में जा पाएँ। तो ये हो गया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर मैं स्ट्रेटजी बोलूं कि क्या आप अपनाएंगे, तो देखिए कंसेप्ट बिल्टअप होना चाहिए कोई भी फिजिकल फेनोमिना का। यहाँ पे मैथमेटिक्स टाइप हम ट्रिक्स और शॉर्टकट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते ना। अगर कोई फिजिकल चीज़ गया है तो उसका फिजिकल फैक्ट, उसके पीछे क्या साइंटिफिक चीज़ काम कर रहा है, क्या फेनोमिना काम कर रहा है, ये माइंड में कम से कम बनना चाहिए। तब जाके आप उस पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पे पीएससी जिस टाइप का क्वेश्चन देगा उसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो अब जीरो से स्टार्ट करिए। आपने मॉड्यूल 1 में पूरा यूनिट सीखा है, अब आप एक एक करके सब चीज़ों को यहाँ से सीखिए। भूल जाइए कि आप पहले कुछ पढ़े होंगे और आपको फिजिक्स कुछ आता भी है। मैं तो नहीं मानता कि आपको कुछ आता है करके। ठीक, और मैं आपको जीरो से लर्न करा रहा हूँ। ठीक है, ओके। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत इससे लगाव बनाने की ज़रूरत नहीं है या इस पर बहुत इंटरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं ना कि कोई सब्जेक्ट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तभी वो आप उसको डील कर पाएंगे, आपको अच्छा लगता है तो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिज़िक्स का सब्जेक्ट हर किसी को परेशान करता है। 10 में से 7-8 लोग इससे परेशान ही रहते हैं। और उसके लिए ये है कि ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है, डोंट वरी, आपको जितना गुस्सा आता है आप इसी में उतारिए। ठीक, मेरा फॉर्मूला यही है, क्योंकि इसको बनाया तो इंसानों ने ही है ना। और ये फिलहाल अभी आपके सिलेक्शन के बीच का एक रोड़ा है ना। ये सब्जेक्ट ऐसा खड़ा हो सकता है, तो इसको आप तोड़ फोड़ डालिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, प्रॉपर डायरेक्शन में प्रिपरेशन करके इसका काम तमाम करिए और अपना सिलेक्शन उठाइए। ठीक, बहुत ज़्यादा इसे लगाव इंटरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी सब्जेक्ट में अपनी जो भी बेसिक स्टडी की है, आगे की मास्टर्स की डिग्री ली है, लेकिन वो मैं उस कंसेप्ट से नहीं किया कि ये मुझे पसंद है ना। दिस इज़ अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट। सो अब 1 to 1 अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें जो हमें स्टडी करना है जिससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक, तो ये हाफ ऑफ पोर्शन है ना भाई आपके मॉड्यूल का। अभी लगभग इतना ही और लिखूंगा और थोड़ा और लिखूंगा, तब जाके इस मॉड्यूल का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो पाएगा, मॉड्यूल 2 का। फिलहाल चूँकि हम लोगों ने उतने बड़े सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया है और सेकेंड मॉड्यूल जो कि अपने आप में खूब बड़ा है फिजिक्स का, उसको भी और भागों में डिवाइड करके ही काम को सरल करने का तरीका ये है कि उसको स्टेप स्टेप में किया जाए। तो उस प्रोपोर्शन से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि इतनी चीज़ों को पूरा करने में हम कितने जल्दी इसको कवर कर पाएंगे, है ना। कितने क्लासेस हम इस पे स्पेंड करेंगे। देखिए, ये सिलेबस का सीट पीएससी का सीट है, इसमें सब ठीक ठाक ही दिया है। हिंदी में भी चीज़ें वही हैं, इंग्लिश में भी ठीक हैं। चूँकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो ये सीट ज़रूर आप अपने पास रखें। सिलेबस सीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर सिलेबस। क्या क्या दिया है देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन थ्योरी पोर्शन है। मोशन के कितने टाइप होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इजी वे में है करके इसको हल्के में ना लें। अगर पीएससी ने हल्के हल्के जगहों से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया तो वो इतिहास का सबसे टफ पेपर होगा। ठीक, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें आप लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। जो चीज़ स्पेसिफिकली वर्ड में पीएससी ने लिख के दिया है उसको आप गंभीरता से लें। ठीक, फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो बेसिक पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे जी, कितने टाइप के मोशन होते हैं, क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट थ्योरी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से उठ सकता है, उसको थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिक होता है, 3 लॉ होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के, पढ़ेंगे अभी उसको, ठीक। और उसके बाद कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स यहीं से निकल के आता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, वहीं से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट आता है, इसको अपन स्टडी करेंगे, ठीक, कि संरक्षी बल क्या है और असंरक्षी बल क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो बेसिक टर्म है फिजिक्स में कि चाल किसको बोलते हैं, वेग किसको बोलते हैं, त्वरण किसको बोलते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, आप जानते हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। उसका डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछते हैं हर फिजिक्स के सेक्शन में, जहाँ पे हम उसका उपयोग करके उस 3 लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को क्लॉक करेंगे अपन, लॉक करेंगे, ठीक। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मास, पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट जो किसी चीज़ से बनता है वो क्या है, मटेरियल क्या है, मास। तो मास का कंसेप्ट क्या है, और मास का कंसेप्ट तो फिर वेट का कंसेप्ट क्या है, ठीक। वेट, मास इज आपके पास हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान, वेट मतलब हिंदी में बोलेंगे भार। तो द्रव्यमान क्या है और भार क्या है उसके बारे में देखते हैं। देन वेटलेसनेस, भारहीनता क्या होती है, भारहीनता जीरो, जनरली आप जानते हैं कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी पे मास जो है, मास जीरो नहीं होता, वेट जीरो हो जाता है। तो इसका कंडीशन को समझेंगे, इसमें अच्छा सा एग्जांपल होता है लिफ्ट का। लिफ्ट में जब अप एंड डाउन जाते हैं तो आपके मास में वेट में चेंजेस आता है, ठीक। नीचे की ओर जाएंगे तब चेंज आता है, ऊपर की ओर जाते हैं तब चेंज आता है। तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ से आपको बनता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। ये छोटे छोटे टर्म हैं, न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अबाउट घर्षण, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रैक्शन, एंगल ऑफ फ्रैक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन, उसका टाइप है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एंड इविल, कि वो क्यों जरूरी है और उससे क्या हानियां हैं। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन है कि नेसेसिटी एंड इविल इज अ थ्योरी पोर्शन, फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल पोर्शन, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक। फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ से ग्राफ वाले क्वेश्चन बनते हैं, फ्रिक्शन स्टैटिक है कि डायनामिक है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ वाले। देन नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है आपके पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही मोशन करता है, मतलब वृत्त के परिधि में ही घूम रहा है बार बार। वृत्त का जो परिधि होता है वो अपने आप में एक रास्ता है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। देन मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन दी सर्कल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन दी सर्कल, सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल के आएगा, साथ ही साथ ओके, ठीक है। तो एक सर्कुलर मोशन के कुछ कुछ टर्म्स वहाँ पे निकल के आएंगे, वेलोसिटी के टर्म में, एक्सेलरेशन के टर्म में, वो सारी चीज़ें की फिजिक्स में बहुत सारा की निकलने वाला है ना, उसको लॉक कर करके आपको रिमाइंड में लेके चलना रहेगा। देन नेक्स्ट व्हाट इज, हाँ ओके, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से जब चलता है, ये बोला है कि एक कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट मोशन से चलता है तब क्या होगा, ठीक है। रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं जो इस तरह का मोशन करती हैं, ठीक। जैसे सैटेलाइट का मोशन हो गया, सैटेलाइट का मोशन क्या है, सर्कुलर पाथ में होता है। तो उस और बहुत सारे ऑब्जेक्ट एग्जांपल हैं जो इस तरह के बिहेवियर ऑफ मोशन को शो करते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, 2 टाइप का वेलोसिटी होता है मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी 2 टाइप की वेलोसिटी होगी, एक होगी लीनियर वेलोसिटी और एक होगा एंगुलर वेलोसिटी। गोल गोल जब कोई चीज़ चक्कर लगा रहा है तो जैसे आप हाथ में एक रस्सी पकड़ के उसको पत्थर एक सिरे में बांध के जब उसको ऐसे घुमाते हैं, आप इस तरह से आप घुमाते हैं तो वो पत्थर जो है 2 तरीके से मोशन करता है। जो राउंडेड मोशन हो रहा है वो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी के थ्रू आ रहा है,
और हर पॉइंट पे जो अपना टेंजेंशियल लाइन के अकॉर्डिंग वो मोशन कर रहा है स्पर्श रेखा के अनुदिश, उसे बोलते हैं लीनियर मोशन। वो डीप में जब रहेंगे तो पूरा डायग्राम बनाऊंगा उसके लिए, तो अच्छे से आप उसको कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिजिकल रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी वाले पोर्शन से। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बनते हैं और न्यूमेरिकल भी बनता है। थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना का रीज़न, जो अर्थ और मून और सन को रिलेट करके कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी की चीज़ें हैं हमारे प्लेनेट पे, कि ओशन का मूवमेंट और जितनी नदियां हैं वो नॉर्थ पोल में किस तरफ जाती हैं, साउथ पोल में किस तरफ जाती हैं, इक्वेटर के तरफ से कैसे उनका मोशन होता है, साइक्लोन कैसे बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो उन सब का रीज़न बिहाइंड में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स छुपा है। तो उनके एप्लीकेशन पार्ट को थ्योरी वाले पोर्शन में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकता है, ठीक। और उसके बाद है, हाँ ठीक, देन बंकिंग ऑफ रोड्स एंड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। यहाँ से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं। सिविल वाले इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। रोड बनाना है, अगर वो लोग बेंडिंग नहीं करेंगे रोड को मोड़ के पास तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। वैसे ही साइक्लिस्ट यदि कोई टर्निंग पे, ये सारा मोशन कहाँ का चल रहा है जी अभी तक, ये पूरा सर्कुलर मोशन का पार्ट है ना। अगर कोई साइक्लिस्ट अपने जहाँ से मोड़ है वहाँ पे अगर वो मुड़ते समय अगर ने अपने शरीर को एक पर्टिकुलर एंगल से झुकाएगा नहीं, ऐसे मुड़ते समय झुकाएगा नहीं, तो गिर जाएगा या सीधे चले जाएगा गड्ढे में सामने, है ना। तो वो कितना इफेक्ट करता है, कितना ये फॉर्मली हमको आता है, tan थीटा इज इक्वल टू -v²/rg करके एक फार्मूला निकलेगा, वहाँ पे पूरा उसको डेराइव करेंगे और उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो दीज आर पॉपुलर पॉइंट जहाँ से पीएससी आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, बेंडिंग ऑफ रोड पे और बंकिंग ऑफ साइकिल पे। देन रोटेटरी मोशन, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन इज अ डिफरेंट। सर्कुलर मोशन मतलब आप सर्कल के सर्कमफेरेंस पे गति कर रहे हो, उसकी परिधि पे मोशन कर रहे हो। और रोटेटरी मोशन मतलब एक ही पॉइंट के चारों ओर घूम रहे हैं, एक एक्सिस के चारों ओर, जैसे दाल मथनी हो गया आपका, ठीक। बार बार पंखे की गति हो गया, पंखे का जो मोशन वो कहाँ से घूम रहा है, पंखे से आप दोनों चीज़ को एग्जांपल समझ सकते हैं। यदि पंखे के ब्लेड के टॉप पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ब्लेड के टॉप पॉइंट पे, लास्ट वाले पॉइंट पे, और पंखे को चालू कर दीजिए, तो उस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन पंखे को जहाँ से अटैच किए हैं अपन, जहाँ से अटैच किए हैं वहाँ से वो एक्सिस के अकॉर्डिंग घूम रहा है, तो वो रोटेटरी मोशन है, ठीक। वो भी डीप में हम स्टडी करेंगे उसको वहाँ पर। हमारा पूरा यहाँ पे टारगेट, इस चीज़ को समझ लीजिए, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ाने का मेरा पूरा टारगेट आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने का रहेगा। मैं इन सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनाने वाला, ठीक। वो अलग काइंड ऑफ डिमांड होती है भाई, ठीक है। हमारा मेन टारगेट इन टॉपिक्स को लेके थ्योरी वाले ऑब्जेक्टिव और अप्लाइड वाले ऑब्जेक्टिव कैसे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग लिंक करते हैं, उसे हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव पर्पस से, ठीक। इस पे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बिल्टअप करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। उस तरीके से आपको ये पढ़ना है तो वो फिर मेरा पढ़ाने का मोड वो अलग होगा, ठीक। तो अभी मैं इसे सिर्फ कॉम्पिटिटिव पर्पस से ही डील करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सो दीज आर रोटेटरी मोशन। एक्सिस ऑफ मोशन, वही जो रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उसको कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन करता है वो पूरा देखेंगे अपन। वेक्टर फॉर्म में भी होता है कहीं कहीं, आई, जे और के फॉर्म में। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड आप जानते हैं, जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व का वर्ड यहाँ से आया है, ये इन भाई साहब के थ्रू आया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। उनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहलाता है, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। पहला स्टेटमेंट लॉ ऑफ मोशन का पहला स्टेटमेंट है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन कंडीशन में है तो मोशनेबल ही कंडीशन में रहेगा, यदि जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाए। सेम कंडीशन आप लोगों के साथ भी थी। बहुत दिनों से आप लोग इनर्शिया स्टॉप में थे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। अब जब से एग्ज़ाम आया है तो अब आप लोगों को फिर से पढ़ाई में लौटने के लिए बहुत सारा फोर्स अपने ऊपर लगाना पड़ रहा है, तब जाके आपकी इनर्शिया जो स्टॉप हो चुकी है पढ़ाई की वो अब चालू होगी। तो शुरू में वही है जी, जब बस को चालू करना है, बैटरी ख़त्म हो गई है, धक्का देना है पड़ता है उसको, तो शुरू में बहुत ताकत लगाना पड़ता है। एक बार जब वो बस चलने लगती है तो फिर आगे कोई उसमें फोर्स नहीं लगाना है। वही स्थिति है, आप लोग भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनर्शिया के स्टेट में थे,
तो शुरू का जो मॉड्यूल है, शुरू के जो लेक्चर्स हैं, शुरू की जो चीज़ें हैं, उसमें आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अपने आप में। फिर एक बार आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी तो आप आसानी से आने वाले दिनों में कंफर्ट होते चले जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब है जड़त्व आघूर्ण, वो जो गोल रोटेटरी मोशन करता रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक, उसके टोटल पार्टिकल के मास और एक एक्सिस से उसका डिस्टेंस mr² होता है इसका फॉर्मूला, से जो निकल के आता है वो होता है आपका जड़त्वाघूर्ण। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल कहाँ पे आपको अप्लाइड एग्जाम्पल क्या मिलेगा, जो गाड़ियों के चक्के हैं, साइकिल के चक्के या मतलब जो टायर है, टोटल सेटअप, पूरा सेटअप एक्सल के साथ जो फिट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसके चक्कों को हम वो बैलगाड़ी के जैसा क्यों नहीं बना देते, पूरा फ्लैट थाली जैसा, थाली, उसके बीच में स्पोक्स या एलॉय व्हील्स, मतलब वो डिजाइन वाले गैप क्यों देते हैं? उसका कारण ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग ज़्यादा मास जो है परिधि पे सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, तब वो प्रॉपर मोशन कर पाएगा, ठीक, तब उसमें इनर्शिया प्रॉपर लग पाएगी। ब्रेक लगाएंगे तो सही शॉट रुकेगा और स्टॉप होगा, चलेगा। लेकिन अगर आप उसको पूरा सॉलिड चक्का बनाते हैं थाली जैसा, और गाड़ी के चारों ओर या फिर मोटरसाइकिल है तो पहियों में अगर हम थाली जैसा चक्का लगाते हैं बिना लॉय व्हील के कंसेप्ट से या स्पोक के कंसेप्ट से, तो ये वाला लॉ आपका वायलेट होता है, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लॉ ब्रेक होता है, जिससे वो आपके लिए हैंडलिंग करना इजी नहीं होता। वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसके लिए। जब यहाँ रहेंगे तो उसको अपन स्टडी करेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ना, प्रॉपर्टीज और फिल इन मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ जायरेशन स्पेसिफिक टर्म है, इसी के बेस पे आता है, वहीं पे आपको समझाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, कोई बॉडी अगर रोटेटरी मोशन कर रही है तो कितनी गतिज ऊर्जा अपने आप में संग्रहित करके रखती है, कितनी गतिज ऊर्जा अपने आप में लेके चलती है। उसका बाकायदा फॉर्मूला होता है कि 1/2 m² ओमेगा² a², ऐसा कुछ एक फॉर्मूला निकल के आएगा, इजी है, उसे भी निकाल के लेके आएंगे। देन नेक्स्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, टॉर्क फोर्स जानते हैं आप लोग, कि जैसे ये चौक हो गया, ये सिरा है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो इन दोनों सिरों पे अगर कोई फोर्स काम करता है, जैसे ये, अब मान लीजिए मैं अपने लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर ऐसे डालता हूँ तो एक फोर्स इधर काम कर रहा है, तो ये वाला ऊपर की ओर जाएगा, तो ये भी एक टाइप का रोटेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है। मतलब ये मोशन ऐसे हो रहा है, इस हाथ को इधर की ओर फोर्स, इसको इधर, तो दो फोर्स जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं दो सिरों पे, तो उससे जो वो बनता है, जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है आपके 4 व्हीलर का स्टेयरिंग जब आप पकड़ते हैं तो एक हाथ एक तरफ रहता है, फिर एक तरफ, और पकड़ के उसको जो आगे और पीछे कर रहे हैं वो टॉर्किंग मोशन है, टॉर्क मोशन है, ठीक। तो वो भी एक्चुअल में क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, गोल गोल पाथ में घूमना, और रोटेटरी मोशन क्या है, पंखे जो कंप्लीट मोशन ले रहा है, कंप्लीट मोशन। लेकिन एज्यूम करिए गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको आप या तो आधा ही करेंगे, पूरा नहीं घुमाते ना, बहुत एकदम टर्निंग करना है, मतलब फ्रीक्वेंटली टाइम आप उसको हर बार गोल तो नहीं घुमाते ना, पूरा एक चक्कर नहीं लगाते, तो वो एक बार या तो अप एंड डाउन में जाएंगे, आपको अगर मान लीजिए लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है तो ऐसे जाएंगे, तो ये जो 2 पॉइंट से फोर्स लग रहा है वही क्या कहलाता है, टॉर्क फोर्स कहलाता है। तो वो वहाँ पे अपन स्टडी करेंगे इसको कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर टॉर्क लगता है या फिर वो एक सेटअप रहेगा उस पर। देन नाउ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, ठीक, mvr p = mvr, एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम को भी जानेंगे अपन कि मोमेंटम होता क्या है। बहुत सारे टर्म है फिजिक्स में जो बहुत सारे लोगों को के दिमाग में वो धूल जम गया है, पहले तो उन चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। इसलिए ये वाला आपको ये मॉड्यूल जो है सेम केमिस्ट्री के जैसे ही है कि केमिस्ट्री में अगर किसी को एटॉमिक नंबर नहीं पता, एटॉमिक मास नहीं पता, पीरियोडिसिटी नहीं पता, केमिस्ट्री टेबल का फ्लो कैसे होता है वो नहीं पता, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सेटअप क्या होता है ये नहीं पता, तो फिर आगे कैसे वो बाकी के केमिस्ट्री पढ़ पाएगा। सिमिलरली फिजिक्स के फील्ड में अगर आपको वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, मोमेंटम नहीं पता, इम्पल्स नहीं पता, टॉर्क नहीं पता, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब चीज़ अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आगे जो फिजिक्स के सेक्शन हैं जैसे सैटेलाइट मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल मोशन हो गया, और लेज़र वगैरह के फील्ड में भी इन चीज़ों का यूज़ होगा, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कंसेप्ट में आएगा, तो कैसे आएगा? तो बेस हम खड़ा कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को कंसेप्ट वाइज जानना जरूरी है हमारे लिए। तो वो एंगुलर मोमेंटम वहाँ पे आपको एक मिलेगा, MVR ये फॉर्मूला होता है। सर्कुलर मोशन करते हुए ही ऑब्जेक्ट के लिए आता है। सैटेलाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कितना बैलेंसिंग वहाँ पे हो रहा है, इसको वहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से अपन। देन नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन स्पेसिफिक वर्ड है, वहीं पे आएगा तब मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो भाई ये सिलेबस यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है ना, इसके बाद शुरू होता है आपका ग्रेविटेशन। ये मोशन का, मैं बोल सकता हूँ कि ये फोर्स मोशन का चीज़ों को मैं लिखा हूँ यहाँ तक, अभी तक नहीं। मोशन में भी पीरियोडिक मोशन में अभी नहीं लिखा हूँ, पीरियोडिक मोशन अभी अलग से पढ़ना है, ठीक है, कि एक सिंपल पेंडुलम का क्या बिहेवियर होता है, वेव्स कैसे जनरेट होते हैं, पीरियोडिक ऑसिलेशन का क्या कंडीशन है, अल्ट्रासोनिक वेव कैसे बनता है, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये भी है आपके सिलेबस में। तो वो मोशन का उतना पार्ट ये इस बंच के बाद आगे है आपके सिलेबस में, तो वहाँ तो करेंगे ही। यहाँ के बाद जो शुरू होता है वो है ग्रेविटेशन का, कि ग्रेविटी में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं वो क्या है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जे क्या है, जी क्या है, मतलब जनरलाइज्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, मून पे अर्थ कितना होगा, मार्स पे अर्थ कितना होगा, दूसरे प्लेनेट पे कितना होगा। अप्लाइड के कंसेप्ट से अगर इसको न्यूमेरिकल वाइज वो देगा तो सैटेलाइट का मोशन कैसे होता है उस पर न्यूमेरिकल वो बना सकता है, सैटेलाइट के टाइम पीरियड पे क्वेश्चन वो आपको दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ग्रेविटी में या ग्रेविटेशन के कंसेप्ट से अपन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पूरा ये मैकेनिकल वालों का फेवरेट फील्ड आ जाता है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें वो मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या है, ठीक। थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स उसके अंदर आ जाएगा कि कैपिलरी राइज मेथड में लिक्विड कैसे चढ़ता है कैपिलरी के अंदर, उस पर भी क्वेश्चन पिछले बार उन्होंने पूछा है। पानी कैसे चढ़ेगा कैसे घटेगा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें करना है। पाइप में पानी कैसे फ्लो होता है, बर्नौलीज थ्योरम आप लोग जो पढ़ते हैं उसका लाइटर फॉर्म में स्टोक्स लॉ होता है। श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी, और स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये सारा चीज़ है। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे उन चीज़ों को आएगा यहाँ पर, है ना। तो अभी तो मैं वो लिखा नहीं हूँ, लेकिन सबको मैं ऐसे लिखूँगा ज़रूर। और आप नहीं लिखते हैं ठीक है, लेकिन आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए और ऐसे ही अंडरलाइन कर करके आप उसको रखिए। क्योंकि मैं पहले भी दूसरे सेशन में भी बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर आप क्लास जब देखें तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक ही बार देखें, और कम से कम बाद में 2 महीने के बाद आप उसको क्या करते हैं भूल जाते हैं, आपके दिमाग की चीज़ों को क्या होता है वो नहीं पता। लेकिन अभी जो 2.5 महीने हमारे बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, उस बीच में उसका कंसेप्ट ही बिल्टअप करोगे तभी फिजिक्स आपको रिवॉर्ड करेगा, वरना ये बहुत परेशान कर सकता है आपको, ठीक। तो जब स्टडी स्टार्ट करें तो हम एक एक बारीकी से उसको छूते हुए चलें, क्योंकि इसमें भी बहुत स्पेसिफिक है आपका सिलेबस। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपका सिलेबस बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए सिलेबस को इस तरह से याद करना जानना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक। कुछ भी वहाँ से उठ के नहीं आएगा, इन्हीं सब का एप्लीकेशन वगैरह रहेगा। पिछले बार के जो क्वेश्चंस आए थे हम उसे भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट आपके मॉड्यूल 2 के सिलेबस का मैं कहूँ 1/3 पार्ट, तो 1/3 पार्ट 33% मैंने मॉड्यूल 2 का सिलेबस